बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में डिस्कस किया है। तो हमने सबसे पहले मैं हर वीडियो में शुरू में बता दूँ कि हमने कौन-कौन सी वीडियो बनाई है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने उम्मीद है कि आपने पिछली वाली वीडियोज़ देख चुकी हो गई। उसमें हमने ऑलमोस्ट हर एंटी फंगल ड्रग को डिटेल में डिस्कस किया है। शायद शायद कुछ छोड़ी भी हो, लेकिन मोस्टली जो मेन ड्रग्स हैं एंटी फंगल ड्रग्स, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज इंशाल्लाह इसी सीरीज़ का आखिरी है एंटी फंगल ड्रग्स। इसके बाद ना मैं एक टेबल बनाऊँगा जिसमें हम ये देखेंगे इंशाल्लाह कि हम कौन-सी एंटी फंगल ड्रग को किस फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ वो कारआमद है और किस फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मेहनत करके वो एक इसी तरह का एक पीडीएफ बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझने में कि यार हम कहाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ड्रग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते फंगल इन्फेक्शंस के केस में। तो इंशाल्लाह आज हम ग्लिसरोफुल्विन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे और इसकी बाकी चीज़ें, और ग्लिसरोफुल्विन है और दूसरी निस्टेटिन है। बहुत ही आसान ड्रग्स हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इंतहाई आसान है। बस एक दफ़ा समझ आ जाए तो ये आसान ही आसान है, बहुत आसान। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहता है कि ग्लिसरोफुल्विन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में आपने एक बात पहले याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर केराटिन कंटेनिंग टिश्यूज़ तो होते ही हैं। तो केराटिन न्यूली सिंथेसाइज जब वो जो केराटिन कंटेनिंग टिश्यूज़ न्यूली सिंथेसाइज़ हो रहे होते हैं ना, तो ग्लिसरोफुल्विन क्या करता है कि उनके अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जब जैसे हमारा नेल हो गया, इसलिए हम ना इसको मोस्टली नेल नेल इन्फेक्शन के इस्तेमाल करते हैं, या ये फॉर एग्जांपल हेयर में भी केराटिन होती है, तो इस तरह टॉपिकल इन्फेक्शंस के लिए। अब ये याद रखो, टॉपिकल इन्फेक्शंस के लिए। तो अब ये हमारी स्किन के अंदर भी होती है। तो ये क्या करता है कि केराटिन कंटेनिंग टिश्यूज़ के साथ जाके के अंदर जाके ये हेल्दी सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है। जब उन हेल्दी सेल्स का इंटरेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन के साथ, या फंगल सेल्स के साथ जो हमें जिसका इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जैसे इंटरेक्ट होता है, तो वो क्या करता है कि ग्लिसरोफुल्विन उस सेल के अंदर क्या करता है, बाइंड करके ट्यूब्यूलिन के साथ बाइंड करके वो क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को की इनहिबिशन कॉज़ करा देता है फंगल सेल के अंदर। ठीक है? इसकी इनहिबिशन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि डॉटर न्यूक्लियाई की सेपरेशन नहीं होगी। जब इसकी सेपरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, फंजीस्टैटिक इफ़ेक्ट शो होगा। फंजाई की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये था ग्लिसरोफुल्विन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। ग्लिसरोफुल्विन क्या करता है कि हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल हैं जिनमें केराटिन होता है, उनके अंदर जाके एक्यूमुलेट कर जाता है। एक्यूमुलेट करने के बाद जब फंगल इन्फेक्शन के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, हेल्दी सेल का फंगल इन्फेक्शन के साथ इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, उसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल की डिसरप्शन कॉज़ करा देगा। माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से उसके जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी सेपरेशन नहीं होगी, और अल्टीमेटली ये फंजाई की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये था इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब इसका स्पेक्ट्रम क्या है, जैसा कि मैंने बताया है कि हम इसको मोस्टली टॉपिकल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम इसको टर्बीनाफिन के ऊपर प्रेफ़रेंस देते हैं। ओरल टर्बीनाफिन के ऊपर इसको हम प्रेफ़रेंस देते हैं। अब टॉपिकल इन्फेक्शंस के अंदर कौन-कौन से इन्फेक्शंस आते हैं, इसमें कौन-कौन से एजेंट्स हैं जो टॉपिकल इन्फेक्शन कॉज़ कराते हैं। उनमें मोस्टली 3 तरह के फंजाई हैं जो क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज़ कराते हैं। इनमें कौन-कौन से हैं, ट्राइकोफाइटोन है, माइक्रोस्पोरम है और एपिडर्मोफाइटोन है। ये तीनों इन्फेक्शंस हमें टॉपिकल इन्फेक्शंस कॉज़ कराते हैं। तो इनके खिलाफ हम मोस्टली प्रेफ़र करते हैं ग्लिसरोफुल्विन को हम प्रेफ़र करते हैं, ओरल टर्बीनाफिन के ऊपर प्रेफ़र करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंटी फंगल स्पेक्ट्रम के अंदर कि हम इसको डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके, नेल के, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो 6 से 12 मंथ का की ड्यूरेशन का होता है। अब आप यही आप बात याद रखो कि अब मोस्टली जो हम ड्रग प्रेफ़र करते हैं वो हम एज़ोल्स को प्रेफ़र करते हैं, लेकिन जब कुछ पेशेंट्स आप कह लो कि अगर वो एज़ोल्स को रिस्पॉन्ड ना कर रही हों, तो हम ग्लिसरोफुल्विन की तरफ भी हम जंप कर सकते हैं, या हम और केसेस के अंदर भी हम ग्लिसरोफुल्विन को प्रेफ़र कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं अभी रिसेंटली वो एज़ोल्स ही हैं। आपने ये बात याद रखनी है, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद हम इसकी ग्लिसरोफुल्विन की फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। अब आपको मैकेनिज़्म समझ आ गया ग्लिसरोफुल्विन का, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको समझ आ गया। अब इसका काइनेटिक्स समझनी है। काइनेटिक पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो इसकी एब्ज़ॉर्प्शन है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। कब ज़्यादा हो जाएगी, जब हम हाई फैट मील लेंगे। हाई फैट मील के साथ इसकी एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि ये जो हमारा लीवर के एंज़ाइम है सिप 450,
इसकी एक्टिविटी को इंड्यूस करता है। इंड्यूस का क्या मतलब है? इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा एंजाइम की, तो सिंपल सी बात है कि जो ड्रग इस एंजाइम के ज़रिए वो मेटाबोलाइज़ हो रही हैं, तो इसका काम बढ़ा, तो इसका मतलब उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा हो जाएगा। अब उनका मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा होगा तो क्या मतलब है इसका कि उनकी हाफ़ लाइफ़ कम हो जाएगी। इसका मतलब है वो ब्लड के अंदर सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए ही रहेंगी, उसके बाद वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएँगी। तो ये ऐसी ऐसी ड्रग्स कौन-सी हैं? इनके अंदर एंटी कोएगुलेंट शामिल हैं जो CYP450 के ज़रिए मेटाबोलाइज़ होती हैं। तो इनका क्या होगा कि इनकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है रेट ऑफ मेटाबॉलिज़्म, क्योंकि जो ग्रेसियोफुल्विन है वो इसकी CYP450 की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, अब मैं सिंपल सी वर्डिंग में ये बताऊँ कि अगर हम ग्रेसियोफुल्विन को ऐसी ड्रग के साथ देंगे जिस तरह एंटीकोएगुलेंट हो गई, अ, हम ग्रेसियोफुल्विन को ऐसी ड्रग के साथ देंगे जो CYP450 के ज़रिए मेटाबोलाइज़ हो रही है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीकोएगुलेंट, तो उनकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी वजह से उनकी हाफ़ लाइफ़ कम हो जाती है और वो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ़ कम टाइम के लिए ही होती हैं, ठीक है? उनका ड्यूरेशन कम होता है, सिंपल। तो ये था ग्रेसियोफुल्विन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, एंटी फंगल स्पेक्ट्रम और उसके फार्माकोकाइनेटिक्स। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम निस्टैटिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब निस्टैटिन क्या है? सिंपल आपने याद रखना है, हमने एम्फोटेरेसिन बी को डिटेल में डिस्कस किया था, एम्फोटेरेसिन बी को। तो एम्फोटेरेसिन बी का ये कह लो एक बिल्कुल उसकी जैसी है, हर चीज़ उसके साथ है। इसकी वो भी पोलिन एंटीबायोटिक थी, ये भी पोलिन एंटीबायोटिक है। वो कह रहा है इसका स्ट्रक्चर भी वैसा है, इसकी केमिस्ट्री भी वैसी है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी वैसा है। इसका मैं अब देखो ना, एम्फोटेरेसिन बी का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या था कि वो एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करके फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर डेवलप कर देता था। पोर डेवलप की वजह से जो फंजाई के सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो लीक आउट हो जाते थे, बाहर निकल जाते थे उसकी फंजाई से। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से फंजाई का सेल की डेथ हो जाती थी। इसी तरह निस्टैटिन काम करता है, सेम काम करता है, ये भी पोर डेवलप कर देता है जिसकी वजह से फंजाई सेल की डेथ हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपने इसको अगर समझ आ गई है तो ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देख ली हुई है तो बेहतरीन है। अगर आपने नहीं देखी हुई तो निस्टैटिन को समझने से पहले आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी केमिस्ट्री कैसी है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है। इसी तरह वो कहता है कि जो इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल है वो भी सेम है एज़ कम्पेयर टू एम्फोटेरेसिन बी। अब इसका क्या मतलब है कि फंजाई जिस तरह एम्फोटेरेसिन बी के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करती है, इसी तरह निस्टैटिन के खिलाफ वो रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है। अब वो एम्फोटेरेसिन बी के खिलाफ कैसे रेजिस्टेंस पैदा करती थी? वो क्या करती थी कि या वो एर्गोस्टिरोल की या तो सिंथेसिस को कम कर देती थी, जिसकी वजह से फिर इसकी बाइंडिंग नहीं होती। आप ये समझ लो कि एम्फोटेरेसिन बी को एर्गोस्टिरोल चाहिए बाइंडिंग के लिए, अपना काम करने के लिए। इस तरह निस्टैटिन को चाहिए एर्गोस्टिरोल अपनी फंक्शन के लिए, अपना जो अपना फंक्शन उसने शो करना है या एंटी फंगल इफेक्ट जो उसने शो करना है। जब वो आप कह लो कि अब आपके पास एर्गोस्टिरोल ही नहीं है, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इस तरह ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है फंजाई। तो इसी तरह वो निस्टैटिन के खिलाफ भी करता है, जिस तरह वो एम्फोटेरेसिन बी के खिलाफ करता था। अब इसको आप मोस्टली सिर्फ कैंडिडा की ट्रीटमेंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब कैंडिडा का क्या मतलब है? हमारी अक्सर आपने देखा होगा कि कैंडिडा का इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारी ओरल कैंडिडा का जो ओरल इन्फेक्शन है उसमें क्या होता है कि हमारी ज़ुबान वाइट वाइट हो जाती है, मुँह के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो सिर्फ अब मोस्टली उसी की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी सिस्टेमिक तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और ना ही ये जीआई के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब्ड होती है, नेग्लिजिबली एब्ज़ॉर्ब्ड है। तो इसलिए हम सिर्फ़ इसको टॉपिकल इन्फेक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और टॉपिकल के अंदर भी सिर्फ़ कैंडिडा इन्फेक्शंस के लिए। अब कैंडिडा इन्फेक्शंस भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इसको स्विश और स्वैलो, मतलब आप मुँह में ना इसका स्विश और स्वैलो का मैंने देखा था कि आप मुँह में गार्गल करो, ये देखो जिस तरह ये इसको देख सकते हो आप मुँह में गार्गल कर लो और फिर आप उसको काफ़ी देर गार्गल करने के बाद उसको स्वैलो कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसको आप स्वैलो कर सकते हो। और दूसरा था स्विश और स्पिट, कि आप इसको स्पिट कर दो, स्विश करने के बाद इसको आप स्पिट कर दो। मुझे जो समझ आई है इसका मतलब यही है, अगर आप उसको और देखोगे तो शायद आपको बेहतर समझ आ जाए। लेकिन मेरे आइडिया में यही है कि स्विश और स्वैलो और स्विश स्पिट के ज़रिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ओरल एजेंट के तौर पर। आप इसको पेरेंटरी भी नहीं दे सकते, सिर्फ़ आप इसको ओरल एजेंट दे सकते हो। ओरल एजेंट किस तरह दे सकते हो? आपने या स्विश करके फिर स्वैलो कर लो कुछ ड्रग्स, और कुछ ड्रग्स होते हैं स्विश करने के बाद आपको उसको स्पिट करना पड़ता है लाज़मी, और सिर्फ़ ये टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, किसके? ओरल कैंडिडियासिस। आपने सिर्फ़ इतना याद रखना है फार्माकोकाइनेटिक्स में निस्टैटिन की, कि हम इसको सिर्फ़, पहली बात तो ये है,
टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स किसके, सिर्फ ओरल कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं, या स्विश और स्वेलो के ज़रिए या स्विश और स्पिट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ना हम इसको क्या आप कह लो कि पेरेंटली दे सकते हैं, और ना ही इसकी एब्जॉर्प्शन कॉज करा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टेमिक है। अब जो ड्रग स्विश और हम स्वेलो करते हैं ना, स्वेलो करने के बाद उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, इसलिए हम उसको स्वेलो कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्वेलो करने के बाद वो जीआईटी के ज़रिए जाके इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करता है। वो जब हम स्विश कर रहे होते हैं मुँह के अंदर, आप कह लो गार्गल कर रहे होते हैं, तो तब वो अपना इफ़ेक्ट शो करता है, टॉपिकल मुँह के अंदर ही शो कर देता है, ना कि वो जीआईटी के थ्रू आके घूम के आगे वो अपना इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है? क्योंकि ये जीआईटी के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होगा। जब ये एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होगा, तो ये सिंपल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये था निस्टैटिन का फार्माकोकाइनेटिक्स, या इसका मैकेनिज़्म कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत कम हैं, क्योंकि इसकी एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं है, रेयर इसकी ओरली एब्ज़ॉर्प्शन ही है, तो इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो भी रेयर ही हैं। मोस्ट जो है उसका नोज़िया और वॉमिटिंग इसी वजह से हो सकता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं, क्योंकि इसकी एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं है। तो ये सिंपली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब मैंने आपको फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बता दिया कि 3 तरह के फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, जो हमारी स्किन को, नेल को और हेयर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन-कौन से ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 3 है। स्क्वालिन, इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। स्क्वालिन इपॉक्साइड इनहिबिटर्स के बारे में, टर्बिनफिन वगैरह के बारे में। इस तरह हमने माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट के बारे में पढ़ लिया, और निस्टेटिन के बारे में भी पढ़ लिया। ऑलमोस्ट हमने हर एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गया है सिर्फ एक टेबल, जिसमें हमने ये देखना है कि कौन-सी एंटी फंगल ड्रग किस हम एजेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।